Hello friends, you are most welcome in Vanasthini classes. Thank you. Now, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात कोलाइड का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं और किस आधार मत के आधार पर करते हैं ये वर्गीकरण। तो मैं पहले आपको बता दूं हम किस किस आधार पर ये कोलाइड का वर्गीकरण देखना चाहेंगे। इसके चार आधार माने हुए हैं। कौन कौन से हैं एक बार आप नाम देख लीजिए। एक आधार है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर, अर्थात कह सकते हैं प्रावस्था, या यूं कहें कि इनकी प्रावस्थाओं का मतलब है कि भौतिक अवस्था किस प्रकार की होती है, इसके आधार पर हम कोलाइड को कितने भागों में बांटते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट कहता है कि ये 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा इसका जो आधार है वो है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर सभी कोलाइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा आधार है आवेश की प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर भी कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। चौथा इसका आधार है कणों का आकार। तो कणों के आकार के आधार पर ये कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम विस्तार से देखना चाहेंगे। आज देखते हैं 2 टॉपिक आज हो सकते हैं और आगे कोशिश करते हैं, अगर समय मिलता रहता है तो वो भी करते हैं, बाकी 2 तो फिर कर ही लेंगे। देखिए फर्स्ट मैं लेता हूं और वो है प्रावस्था, अर्थात कह सकते हैं कि हम केवल परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था किस प्रकार की होती है उसके आधार पर इन कोलाइड का वर्गीकरण करते हैं। उसके लिए देखा है आपने कि ये 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, इसको एक हम चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो और जो 8 प्रकार के जो होते हैं ना, इन्हीं को हम कोलाइड तंत्र भी कह सकते हैं। अर्थात जो 8 प्रकार के कोलाइड विलयन हैं उनको यहाँ हम कोलाइड तंत्र के नाम से जानेंगे। वो तंत्र कौन कौन से हैं, क्या हैं, जरा देखेंगे आप। तंत्र कौन सा है, यहाँ परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था कैसी है, परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था कैसी है, ये इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम इस कोलाइड को किस तरह से नाम दे सकते हैं, और उदाहरण तो खैर मैं वैसे बता दूंगा, फिर लिख सकते हैं। उदाहरण आप जैसे भी याद करेंगे उनको आप नोट करेंगे। देखिए ये 8, इनको मैं थोड़ा सा मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा इजीली याद कर सकते हैं। देखिए आईआईटी और नीट में या बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन चाहे कितने का भी हो आने की पॉसिबिलिटी होती है और अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें से आप मिस ना करें, उसके लिए थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहली बात तो उन जो 8 कोलाइड तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, इनको हम किन किन नामों से जानते हैं। तो एक है एरोसोल, कोलाइड के लिए नाम दिए जाते हैं। दूसरा है, देखिए इसमें ठोस शब्द आप जोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिकली एक नाम अलग हो जाएगा और वो कहलाएगा
ठोस एरोसोल। तीसरा, देखिए नाम देता हूं फोम। चौथा है इमल्सन, इसको हम पायस के नाम से भी कहते हैं। पांचवा है सॉल। छठवां, देखिए ध्यान दें, छठवां, सातवां और आठवां, इन नामों को थोड़ा सा हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। प्लीज अटेंशन। जैसे ये फॉर्म है, तो इसमें क्या है कि फॉर्म तो लिखेंगे बट उसके साथ में ठोस शब्द जोड़ देंगे आप, तो क्या नाम हो जाएगा? ठोस फॉर्म हो जाएगा। इमल्सन, यहां ऐसा कुछ नहीं, इमल्सन नाम अपने आप में अलग सा है, ऐसे इसके लिए एक अलग नाम है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, सुना है, तो यूज भी करते होंगे आप, गैल के नाम से सुना है। और ऐसे ही जो पांचवा बना है उससे हम आठवां कैसे बनाएं? जैसे इसको सॉल लिखा है ना, तो इसमें ठोस जोड़ दो पहले, तो ठोस सॉल। देखिए बात समझ में आ रही होगी। जैसे फॉर्म में ठोस जोड़ दिया, ठोस फॉर्म, सॉल में ठोस जोड़ दिया, ठोस, तो ठोस सॉल नाम हो जाएगा। देखिए यहां सिंपल है, बहुत इजी है याद करना। देखिए माध्यम यहां गैस होगा, इसमें माध्यम गैस होगा। ये तो दो बार हमने किसको लिया है? माध्यम के रूप में गैस का प्रयोग कर रहे हैं, और तीन बार हैं उनके लिए हम द्रव का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात द्रव का प्रयोग हमको परिक्षेपण माध्यम के रूप में लेना है। अब देखिए इंडिकेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। आगे तीन जो बचते हैं उनके लिए जो परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था कौन सी रही? भौतिक अवस्था ठोस रही। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए परिक्षेपण माध्यम के रूप में हमने गैस को दो बार लिया है, द्रव को तीन बार लिया है, ठोस को तीन बार लिया है। आप सोच रहे होंगे कि गैस को दो बार क्यों लिया है? उसका कारण है कि देखिए यहां पूरी बात समझ में आएगी। गैस में गैस घोलते, तो गैस में जैसे गैस लेते तो हम उसको कोलॉइड विलयन में नहीं रखते हैं, वो कोलॉइड विलयन की कैटेगरी से बाहर है, उसको वास्तविक विलयन में रखा है। जैसे कि वायु में सारी गैसें मिक्स होती है, ये सब किस में आता है? ये वास्तविक विलयन में आता है। तो देखिए वो क्रॉस होगा, तो केवल क्या रखें? गैस में हम किसी द्रव को घोल सकते हैं या घुला हुआ हो, गैस में ठोस का को घोला जाए। एक देखिए पूरा सिस्टम समझ में आया। एरोसोल क्या होता है? जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में क्या होना चाहिए? द्रव होता है, तो वो उसका नाम क्या होगा? एरोसोल होगा। अब जैसे नाम दें तो क्या लिखें? माध्यम में प्रावस्था होती है, तो देखो नाम कैसे दें? गैस में द्रव, गैस में द्रव, इसको क्या कहेंगे? बोलिए, बोल सकते हैं आप? तो गैस में ठोस, गैस में ठोस। मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है, आप खुद भी बना सकते हैं। अब क्या करना है? द्रव में एक बार गैस को घोले और एक बार द्रव में द्रव को घोलेंगे और एक द्रव में ठोस को। तीन तरह की कैटेगरी बन जाएगी। नाम कैसे देंगे? देखो खुद ही कोशिश करना, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। क्या लिखोगे? बोलो द्रव में गैस हो जाएगा, द्रव में द्रव हो जाएगा और द्रव में ठोस हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही एक बार ठोस में गैस को घोला जाए तो किस तरह का कोलाइड होगा? फिर ठोस में द्रव को घोलते हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है, और ठोस में ठोस को घोलते हैं तो किस प्रकार का कोलाइड बनता है। इस प्रकार से ये भौतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 8 अपने पास कोलाइड तंत्र हैं। इनकी भौतिक अवस्था को इंडिकेट किया हुआ है। नाम आप दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, बस सिंपल है, आ गया होगा समझ। देखिए यहां एक एक उदाहरण में आपको अपने तरीके से समझाता हूं। यहां देखिए माध्यम के रूप में गैस को 2 बार प्रयोग कर रहे हैं और 3 बार द्रव का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जा रहा है और 3 बार ठोस का
प्रयोग परिक्षेपण माध्यम के रूप में किया जा रहा है। ये इस तरह से 8 अपने पास जो कोलाइड तंत्र है, मैं एक एक उदाहरण इनको थोड़ा सा आपके तरीके से अपने तरीके से बताता हूं, देखिए समझ सकते हैं। जैसे 2 बार अगर गैस लें तो गैस का मतलब होता है हवा, यहाँ समझ सकते हैं। और ये गैस 1 2 किसी भी प्रकार की हो माध्यम के रूप में, क्योंकि यहाँ गैस के रूप में 2 है तो मैंने 2 थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है। 3 जैसे द्रव होगा, द्रव में किसी चीज को बोलेंगे तो द्रव को लेने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता होगी, निश्चित होगी। तो वो पात्र क्या है, उस पात्र में हमने द्रव भर दिया, जैसे मान लीजिए भर दिया एक, चूंकि द्रव का प्रयोग 3 बार करना है तो इसलिए 3 बीकर ले ले, 3 गिलास ले सकते हैं, ये अपनी श्रद्धानुसार है। अब देखिए 3 बार तो ठोस को विलायक के रूप में दर्शाने के लिए हम ठोस को तो टुकड़े बना सकते हैं, उसके पात्र की कोई जरूरत थोड़ी ना, पात्र के रूप में हो सकता है, लेकिन हम समझने के अपने तौर से मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 3 टुकड़े ले लिए, ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस का संकेत है, ठोस किसी की भी हो सकता है। तो देखिए 2 बार गैस, 3 बार द्रव और 3 बार ठोस। अब मैं बताता हूं इसमें क्या होगा। जैसे गैस में द्रव, ये वायु है, आप समझते हैं जैसे हवा होती है और सर्दी के दिनों में कोहरा होता है या बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो बादल बन करके उमड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जल की जो बूंदें हैं वो वायु के साथ मिक्स हो जाती है, क्या बन जाता है, आप कहते हैं फॉग। आप लोग तो बोलते हैं कि भाई आजकल क्या हो रहा है कि फॉग चल रहा है, तो ऐसी बातें बोलते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फॉग मुझे लग रहा है कि समझ में आ रही होगी। चलो खैर इसमें इंक नहीं है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, तो मैं लिख देता हूं इसी से फॉग। देखिए ये वायु है, जब आग जलती है, कहीं जला दो, किसी तरह से कहीं इसमें धुएं के कण आ जाएं तो धुआं होती है, तो आप देखते हैं वायु तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन जैसी धुआं होती है तो हमको दिखता है कि धुआं जा रही है। इसका मतलब है ना जल वाष्प न होकर के, यहां पर क्या था बोलो, जल वाष्प थी, और यहां पर जो धुएं के कण होते हैं वास्तव में कैसे होता है, ठोस द्रव गैस के हिसाब से क्या कहोगे, धुएं के कण होते हैं, वो ठोस होते हैं, रेडिंग नहीं है उसमें। तो ये फॉग आप कह सकते हैं कोहरा होता है, और स्मोक मतलब धुआं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए अब तो देखिए एरोसोल का एक उदाहरण कौन सा हो गया, मैंने इंग्लिश में लिख देता हूं फॉग, दूसरा एग्जांपल कौन सा हो रहा है, स्मोक हो रहा है, तो समझ में आ गया होगा फॉग और स्मोक। अब देखिए द्रव में गैस, मैं एक उदाहरण का नाम देता हूं और आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक बता, जैसे पानी है, कपड़े धोते तो अपन क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा काम चले जाएगा इसमें, जैसे वॉशिंग पाउडर या साबुन हो कुछ भी, ठीक है। जैसे पानी है, पानी में जैसे सूखा दूध हो, अगर उसको पाउडर को आप घोल दोगे तो क्या हो जाएगा, हालांकि ये सूखे दूध वाली बात नहीं है क्योंकि ये तो हमने बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो होता है, जो जानवरों से हमें प्राप्त होता है वो दूध होता है, और उस दूध में पानी होता है, और पानी में वास्तव में देखें तो उसमें जब गर्म करते हैं उसमें ड्रॉप्स आ जाती हैं, ड्रॉपलेट्स घी की होती हैं, और घी जिसको वसा कहते हैं वो कैसा होता है, द्रव। इसका मतलब द्रव में गैस, जैसे हमने वो मैंने कहा कि वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो उसमें से झाग बनते हैं, और झाग बनते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं। बुलबुले का मतलब है उसमें बुलबुले कहां से आए, थोड़ा सा लिया पूरा भर जाता है, तो किससे भरा, क्योंकि उसके अंदर वायु थी, हवा गई, हवा से झाग बने, तो हम कह सकते हैं कि एक ये, और एक इसमें तो जैसे आपने शक्कर घोल दी, नमक घोल दिया, चलो कह रहे तो काम नहीं कर रहा, इसमें हमने नमक घोल दिया या शक्कर घोल दी, चलिए तो देखिए एक कौन सा था, सोप कह सकते हैं, साबुन है, और एक मिल्क एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए वैसे तो मैंने कहा कि शुगर शरबत इसको कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और भी एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे गोंद है ना, गम जिसको कहते हैं, हाँ जिंदगी का गम
समझ लेना इसे। तो गम होता है, गोंद को घोल करके भी ये बनाते हैं, आप यूज करते हैं एडहेसिव के लिए, तो समझ में आ रहा होगा। साबुन में क्या होता है, देखिए पानी होता है, पानी में बुलबुले बनते हैं, बुलबुले गैस के होते हैं, इस तरह से हो गया। तो सोप इसका एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा समझने के। देखो इस पे भी मैं देख सकता हूँ, समझ लो, फिर नाम तो लिख सकते हैं। अब ठोस देखिए, ठोस में गैस को कैसे बोला है, आपने सुना होगा, एक फॉर्म होता है, देखा है और यूज भी किया हुआ है। तो फॉर्म रबर, रबर की जो स्लीपर आते हैं, चप्पल आती है, जूते आते हैं फोम के, और भी काफी जो डोमेस्टिक मटेरियल्स आते हैं, तो दीज आर द फोम रबर्स होते हैं, आप समझते हैं। तो फोम रबर कैसे होते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है, वाइपर आते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें सब क्या है, वो होते तो ठोस ही है ना, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें क्या होती है, एयर होती है, आप देखो उसमें स्पंज की जैसा होता है। तो फोम रबर इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, आपने चीज, चीज का मतलब पनीर, आपने पनीर का टुकड़ा देखा है, सॉलिड होता है, और उसको जैसे दबाते हैं उसमें से पानी या उसके अंदर से जो घी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो निकलती है, कुछ थोड़ी बहुत लेकिन नहीं निकलती है। इसका ठोस में द्रव है, और ठोस में ठोस, इसके लिए हम जो रंगीन कांच होते हैं, जो आजकल आपके घरों में, आपके कहीं और भी जगह, स्कूल में भी देखो लगा, देखा होगा आपने, आजकल ब्लू और ब्राउन और लाइक दैट डिफरेंट कलर्स जो कांचेस हैं, वो खिड़की विड़की उधर बाजू में आजकल लगाते हैं, शोरूम्स वगैरह है। तो ये समझ सकते हैं क्या है, बोलो। फॉर्म में क्या था, सॉफ्ट होती है, तो उसमें गैस है इसलिए उसमें फ्लेक्सिबल है। तो उसमें द्रव थी, ड्रॉपलेट घी की थी। और रंगीन कांच में क्या होता है, कांच होता है वो ठोस है जो बना होता है, उसमें जो रंग होता है वो रंग जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं, तो दीज आर ऑल्सो इन द सॉलिड स्टेट। इस तरह से हम ये एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया है, और इनसे कंपेयर करते हुए आप सबको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये एक एक दिया है, वो आप नाम लिख सकते हैं। बोलो क्या हो गया, पहले का सोप, फिर इसका मिल्क है, अभी मैंने एक एक दिया, बाकी आप कर सकते हैं। और इसके लिए गम सॉल्यूशन कह सकते हो या शुगर सॉल्यूशन कह सकते हो, सर्व जिसको कहते हैं अपन। इसके लिए फोम, रबर, जूते चप्पल याद कर सकते हैं, देना मत किसी में। हाँ, ठोस में द्रव, पनीर अर्थात चीज जिसको बोलते हैं, समझते आप सब। मक्खन भी है, ये भी आता है, दही भी है। हाँ जी, ठोस में मैंने कहा कि कलर्ड ग्लासेस, इतना तो आप समझते हैं, रंगीन कांच, और भी है, कह सकते हैं रत्न वगैरह हैं। तो नीला रत्न है, लाल कलरफुल जो रत्न आते हैं, जिसको अपन जेम स्टोन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ अपना एक जो कोलाइड के वर्गीकरण का आधार है, ये अच्छा टॉपिक था, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इससे पहले वीडियोस में अपन ने कोलाइड का वर्गीकरण देखा था, वो केवल भौतिक अवस्था के आधार पर था। अब आगे जो आधार बचे उसके लिए दूसरा इसका आधार है अंतः क्रिया के आधार पर। इस आधार पर देखिए, अंतः क्रिया क्या होती है, ये दो कणों के मध्य, पदार्थों के मध्य या कणों के मध्य जो भी होते हैं, उनके मध्य अंतः क्रिया किस प्रकार की होती है, इंटरेक्शंस किस टाइप के होते हैं। सो दे मे बी force of attraction and they may be repulsion. They may be two types. तो इसके आधार पर जो वर्गीकरण रखा है, हम कोलाइड को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, सामान्य रूप से कह सकते हैं द्रव रागी। दूसरा इसको कह सकते हैं द्रव विरागी, कह सकते हैं। रागी का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, आकर्षित होना। अगर हम यहां विलायक के रूप में जल का प्रयोग करें तो हम जल
रागी कह सकते हैं। रागी का मतलब आकर्षण। समझने के तौर से आप कह सकते हो, कैसे आप कहना चाहो तो जल प्रेमी भी कह सकते हैं। जल प्रेमी मतलब जल के साथ आकर्षण, नाम मैंने उस हिसाब से दिया याद रखने के लिए। द्रव रागी या जल रागी अर्थात जल प्रेमी, अर्थ पानी के साथ आसानी से मिश्रित हो जाए ऐसा कोलाइड। तो देखिए नाम से द्रव रागी अर्थात जहां परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है, ये होती है आकर्षण। अर्थात ये कण आपस में एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। जहां जब कणों के मध्य की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो कि वे एक दूसरे की तरफ आने में अवरोध उत्पन्न करें, आने की कोशिश नहीं करते, दे रिपेल टू ईच अदर, अर्थात वे कण एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो कह सकते हैं कि जो अंतःक्रिया होगी वो प्रतिकर्षण प्रकार की होगी। बस इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि द्रवरागी कोलाइड क्या है, यही इसकी डिफाइन है। जब किसी कोलाइड के प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य यदि आकर्षण स्थापित होता है तो उसे हम द्रवरागी कोलाइड कहते हैं, और प्रतिकर्षण होता है तो द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। अब इन दोनों अंतःक्रिया के आधार पर हम इनके कुछ गुणों के बारे में भी कह सकते हैं। देखिए आकर्षण हो रहा है तो समझ जाइए इस कोलाइड का निर्माण कैसा होगा, बोलो बहुत आसान। अर्थात निर्माण बहुत आसान हो सकता है, आसानी से हो जाएगा इनका निर्माण। क्योंकि आसानी से इनका निर्माण होता है, आकर्षण होता है, इसलिए ये सामान्य रूप से स्थायी कोलाइड होते हैं। देखिए, और ये कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उत्क्रमणीय प्रकृति, इसका अर्थ है कि कोलाइड का निर्माण भी आसान हो सकता है और इनमें से दोनों को अलग कर दिया जाए, परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था, अगर अलग करने के बाद फिर इनको मिलाया तो फिर द्रवरागी कोलाइड का निर्माण बहुत आसानी से हो जाता है। अर्थात एक बार बना सकते हैं, द्वारा इसको अलग करने के बाद फिर वापस अच्छी तरह से बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अर्थात दोनों ही दिशा में इसमें परिवर्तन बहुत आसानी से हो सकता है। ये देखिए जल के साथ बहुत अच्छी तरह से आकर्षित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलाइड उच्च जल योजित प्रकृति के होते हैं। बस दो चार गुणों की बात कह सकते हैं और कोई खास बात नहीं है। और यूं तो कह सकते हैं कि इसके पृष्ठ तनाव अपेक्षाकृत जो परिक्षेपण माध्यम होता है उससे कम होता है, तथा इस प्रकार के कोलाइड की श्यानता कोलाइड के परिक्षेपण माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक होता है। बस इस बिंदुओं के बारे में हम समझ सकते हैं। देखिए इसका उल्टा अगर हम यहां जाना चाहें तो क्या करेंगे, बोलो। इनका निर्माण आसान है तो इनका निर्माण आसान नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं निर्माण कठिन है। ठीक है, द्रवरागी कोलाइड मतलब तो समझ में आ रहा है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों कणों के मध्य आकर्षण न होकर जैसे वो पास में आए वो एक दूसरे से दूर भागने लग जाए, तो दूर भागने लग जाए समझ जाएंगे प्रतिकर्षण। निर्माण इनका आसानी से नहीं हो सकता है, ये स्थायी होते हैं परंतु ये स्थायी नहीं होते हैं, अर्थात सामान्य रूप से ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये उच्च जल योजित होते हैं, ये निम्न जल योजित होते हैं। बहुत कम होते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। पृष्ठ तनाव कम की जगह आप समझ रहे होंगे कि अधिक हो जाएगा, इसका उल्टा है, वो तो आपको याद समझ। देखिए जहां निर्माण आसानी से हो सकता है
तो बन जाए यदि, तो निर्माण होने के बाद एक क्रिया और कह सकते हैं जिसको हम कोगुलेशन, स्कंदन कह सकते हैं। अर्थात इसका स्कंदन कठिन होता है। जो आसानी से बन जाता है उनको अच्छी आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता, मतलब इनका स्कंदन कठिन। इसका उल्टा यहां देखिए, इनका निर्माण कठिन होता है परंतु इनका स्कंदन प्रोसेस बहुत आसान होती है, आसान, इजीली हम इनको स्कंदित कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट। तो ये कुछ बिंदु थे, दो आधार आपकी समझ में आ गए होंगे। उदाहरण के लिए इसमें हम जो कह सकते हैं वही गोंद, गम कहते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, इनका विलयन कह सकते हैं। यहां देखिए उदाहरण के माध्यम से कुछ दे सकते हैं, जैसे खास तौर से धातुओं के जो कोलाइड्स हैं, धातु सल्फाइड जो कोलाइड्स विलयन है वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक जैसे सल्फर का हम बनाते हैं एसिड का कोलाइड, ठीक है, एल्कोहल में, वो भी इसमें से रख सकते हैं। तो देखिए 4 आधार में से 2 अपने हो चुके हैं और बाकी नेक्स्ट। तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा ये तो। देखिए सी आधार है, आवेश प्रकृति के आधार पर, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और ऋणावेशित, उसी हिसाब के अनुसार। तो एक कोलाइड होते हैं धन आवेशित कोलाइड, दूसरे ऋण आवेशित कोलाइड। देखिए केवल हमें यह मालूम करना है कि वो कोलाइड कण है, उस कोलाइड कण आवेश के आधार पर किस प्रकृति के हैं। यदि वो कोलाइड कण धनावेशित प्रकृति के हैं तो धनात्मक कोलाइड, और ऋणावेशित प्रकृति के हैं तो ऋणात्मक कोलाइड। बस कोलाइड कण आवेशित होते हैं, ये याद रखना, ध्यान रखना, आगे भी अभी चर्चा करेंगे। तो कोलाइड कण यदि धनावेशित है, अच्छा ये ध्यान रखें कि कोलाइड पर या तो धनावेश ही होगा या ऋणावेश, एक सिंगल टाइप चार्ज होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो धनावेशित है तो धनावेशित, जैसा आवेश वैसा उनका नाम है। बस इतनी सी बात ही समझने के लिए, और कोई खास इसमें बात नहीं। इसके लिए उदाहरणों में थोड़ा सा ज्यादा काफी इंपोर्टेंट है, धनात्मक है या धनावेशित कोलाइड में उदाहरण के लिए ले सकते हैं। सामान्य रूप से आप याद रखें, धातु के कोलाइड, धातु ऑक्साइड आ जाते हैं इसमें, धातु ऑक्साइड। चलो खैर इसको यूं मान लीजिए कि मुख्य रूप से आज जो याद रखना है वो धातु ऑक्साइड याद रखें, और एक धातु हाइड्रोक्साइड याद रखना। ये मुख्य रूप से याद रखिए, और क्षारीय रंजक याद रखना, तो मुख्य रूप से इनमें से आते हैं। अब वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पहचाना आपके लिए है, सिंपल है। और इसमें जो उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे यहाँ धातु ऑक्साइड की बात, हम मोस्टली धातु होंगे या धातु सल्फाइड, पीछे जिस तरह से आया था धातु सल्फाइड्स हो सकते हैं, उनके कोलाइड। जैसे यहाँ क्षारीय रंजक होते हैं तो यहाँ अम्लीय रंजक खास तौर से इसमें आते हैं, शामिल है। तो समझ रहे हैं, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और क्षारीय रंजक धनावेशित कोलाइड में और ऋणावेशित कोलाइड में, धातु के कोलाइड, धातु सल्फाइड के कोलाइड और अम्लीय रंजक। ठीक है, तो वो एक अलग है, फिर चार्ट अलग से बताएंगे किस तरह से कैटेगरी याद रखना है। तो हमें वर्गीकरण देखना। देखिए इसका लास्ट वो भी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। काफी
होता है इसमें से? डी। सो कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर ये कोलाइड, मैंने कहा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका जो बेसिक, जो फंडामेंटल है वो आप समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे तो देखिए समझ में आएगा। देखिए इंग्लिश में कहना चाहेंगे, एक तो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा एक अलग नाम एसोसिएटेड कोलाइड। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहु, मल्टी मीन्स बहु, आणविक, इन शब्दों का आप अर्थ करोगे तो समझ में आएगा। मैक्रो मतलब बृहद आणविक, बृहद आणविक, और ये तो नाम होता ही है संगुणित, ठीक है, कोलाइड। इसको एक अलग से प्यार की भाषा में नाम कह सकते हैं, और इसको वो नाम देते हैं मिसेल, मिसेल, मिसेल। क्या अंतर है तीनों में? देखिए अंतर के साथ हम तो समझ रहे हैं केवल। तो मल्टी मॉलिक्यूलर इट मींस मल्टी, बहु, अर्थात किसी पदार्थ के कणों का आकार कोलाइडी आकार से कम है, अर्थात कोलाइड बनाने के लिए जब बहुत सारे कण एक इस तरह से गुच्छे बना लें जिससे कि कोलाइडी आकार का कण बन जाए, तो छोटे छोटे होते हैं बट वो कोलाइडी आकार से कम है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे अणु पर्याप्त संख्या में जुड़ करके एक कोलाइडी आकार के कण का निर्माण कर लेते हैं। तब वो किस कैटेगरी में आते हैं? बहुआणविक। चलिए ठीक है, बहुआणविक में तो इसमें खास तौर से जो बहुआणविक मैंने जैसे पीछे एग्जांपल दिया था, जैसे सल्फर 8 एक उदाहरण है। सल्फर 8 का जो कोलाइड अर्थात गंधक का हम कोलाइड बनाते हैं वो इसी कैटेगरी में आता है। इसी के साथ जो स्वर्ण सॉल है, सोने का कोलाइड विलयन है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो मतलब पहले से इतना बड़ा है कि उसको कोलाइडी आकार में जाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही कोलाइडी आकार की कैटेगरी के होते हैं। बस एक पर्याप्त विलयन होना चाहिए तो वो स्वयं ही कोलाइडी आकार में होते हैं। ऐसे पदार्थ को यदि पर्याप्त किसी विलायक में, उचित विलायक में घोल दिया जाए तो उस समय वो एक कोलाइडी प्रकृति का विलयन तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो बृहद अणु जैव अणुओं में शामिल होते हैं, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, इनके अणु बहुत बड़े होते हैं, तो ये सारे जैव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो कोलाइड विलियंस है, कोलाइड सॉल्यूशंस हैं, वो इस तरह से मेकअप प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ये इन सब में से ये थर्ड वाला है संगुणित कोलाइड या मिसेल कोलाइड के नाम से। ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखिए उदाहरण के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसमें एक साबुन अपमार्जक, ये जो सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो साबुन है, देखिए क्या होता है, खास बात क्या है, जैसे कोई पात्र बर्तन आप लीजिए, उसमें हमने पानी लिया और उस समय हमने थोड़ा सा, अगर हमने वॉशिंग पाउडर डाल के देखा, सोप भी डिसॉल्व कर उसमें सॉल्यूबल कर सकते हैं, लेकिन अगर डालोगे तो उसमें झाग नहीं बनेंगे। आप हिलाते रहिए, करते रहिए, कपड़े धोते समय ऐसा कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो झाग वाग नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बनते झाग? हमने थोड़ा सा डाल दिया, धोला तो सही, और कपड़े रख दोगे तो धुलाई नहीं होगी। कारण क्या है? ऐसी स्थिति में ये वास्तविक जो विलयन होता है ना, उस कैटेगरी में है, अर्थात अब ये सभी अणु हैं वो एकदम बिखर गए, सॉल्युबल हो, सब अलग अलग हो जाते हैं। अभी ये कोलाइडी उस प्रकृति में नहीं आए हैं। एक ऐसी एक
दो वर्ड शब्द याद रखने हैं, निश्चित ताप हो और कोई निश्चित सांद्रता हो, अर्थात ये सांद्रता और ताप अगर ऐसी निश्चित होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो अगर उस समय हमने जो वॉशिंग पाउडर या जो भी क्लींजिंग मटेरियल यूज किया है, साबुन है या वॉशिंग पाउडर है, उसमें डिसॉल्व करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब आप देखते हो तो उसमें से जैसे ही आपने हाथ डाला, हिलाया, उसमें से झाग बन जाता है और हम कहते हैं कि अब इसमें कपड़े धो सकते हैं या हाथ पैर की जो धुलाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो विलयन बनता है वो कोलाइड में शामिल होता है। इसमें खास बात है कि ये सब मिसाइल वगैरह, इसमें क्या क्रिया हुई, क्या काम हुआ, इसमें ये वो अणु थे, पहले कोलाइड नहीं थे, बाद में कैसे बन गए, इसमें जो मुख्य बात है संगुणन, ये वह सब जो काम में ले रहे हैं संगुणित, इस संगुणन की क्रिया एक होती है। हम कह सकते हैं सो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन एसोसिएशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, दैट दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मिसलाइजेशन। तो हाँ जी, क्या हो गया, निश्चित ताप और सांद्रता पर हम ये कोलाइड बना रहे हैं। कौन सी क्रिया देखिए, अब इसमें क्या होता है, संगुणन होता है। जब ये वास्तविक विलयन के रूप में कण थे तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। जब निश्चित सांद्रता या तापमान की शर्तें पूरी होती हैं तो एक गुच्छा सा बना लेते हैं, जिसको बहुत बड़ा गुच्छा कहते हैं, पुंज कह सकते हैं, और वही मिसाइल के नाम से जाना जाता है। अब ये मिसाइल कैसे बनेगा, देखिए, साबुन के अणु को रासायनिक दृष्टि से हम देखते हैं, थोड़ा संरचना के आधार पर, हाँ 2 मिनट में क्लियर होता है। एक तो लॉन्ग चेन कार्बन श्रृंखला होती है और एक उसका ध्रुवीय सिरा होता है। तो कैसे भी हो सकता है, जैसे ध्रुवीय, पोलर एंड कह सकते हैं, पोलर एंड सिरा, और एक नॉन पोलर टेल कह सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना आपको, एक सिरा है और एक पूंछ के रूप में कह सकते हैं। जब ये वास्तविक विलयन के रूप में, तब ये स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता है। लेकिन जब ये निश्चित ताप और सांद्रता की शर्त पूरी होती है तो एक गुच्छे के रूप में ये संगुणित हो जाते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए कपड़े की बात करें, कपड़े में जैसे चिकनाई का धब्बा होता है, तो उसमें क्योंकि वो जो चिकनाई होती है वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है। इससे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, पोलर पार्ट या एंड कह सकते हैं। ये पोलर मीन्स पानी के साथ संयोग करेगा, पोलर मीन्स पानी के साथ आसानी से आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि पानी ध्रुवीय है। तो इनको जब कपड़े को धुलाई वगैरह करते हैं तो इनकी पूंछ तो यहाँ इसके कप उस चिकनाई वाले में हिस्से में चली जाती है, और इनके सिरे हैं ऐसे, पूंछ तो इसमें चलेगी और इनके सिरे हैं बाहर की तरफ। आप समझ रहे होंगे ये पोलर पार्ट, ये किसके साथ, तो देखिए बहुत सारे अणु हैं, आपस में एक गुच्छे के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए समूह बना लिया है। अब जहां भी रहेगा ये गुच्छा साथ में रहता है। जैसे साबुन को पानी में घोले या वॉशिंग पाउडर को पानी में घोलते तो एक गुच्छा सा बनता है, क्योंकि चिकना सा झाग वगैरह से निकलते हैं तो वो एक गुच्छा बनता है। उसी गुच्छे का नाम क्या है, मिसाइल कहते हैं। उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसे हम मिसाइल कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 जो टर्मोलॉजी के हैं वो हम याद कर सकते हैं कि जब अनेक अणु परस्पर संगुणित होकर एक गुच्छे का निर्माण करते हैं तो उसे हम मिसाइल कहते हैं। जिस तापमान पर ये मिसाइलीकरण की क्रिया, अर्थात क्रिया को मिसाइलीकरण कह सकते हैं, जिस तापमान पर यह मिसाइल का निर्माण होता है, मिसाइलीकरण की क्रिया होती है, उसको हम क्राफ्ट ताप कह देते हैं। और जिस सांद्रता पर यह मिसाइल का निर्माण होता है उसको ब्रीफली अपन बोलते हैं CMC, नाम होता है क्रांतिक मिसाइलीकरण सांद्रता।
तो ये शब्द याद रखने हैं। क्राफ्ट कार्प क्या होता है, सीएमसी क्या होती है, मेसेल क्या होता है। बस इसी के साथ अपना ये कणों के आकार के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण ही पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना ये